नमस्कार, स्टडी जीवन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आत्माराम और मेरे साथ है स्टडी जीवन की पूरी टीम। आज जनरल साइंस के बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का ये वीडियो रहेगा और इस सेक्शन में आपको बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन और वन डे एग्ज़ाम में जो भी आपका सिलेबस है वो करवाएंगे। और आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी का ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से कम 3 या 4 क्वेश्चन निकल ही जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर साइंटिस्ट से ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है और साइंटिस्ट के नाम बायोलॉजी में 3 या 4 क्वेश्चन साइंटिस्ट के नामों से पूछे जाते हैं। तो पहले हम बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं। तो बायोलॉजी एक हिपोक्रेटिस एक साइंटिस्ट रहे थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान के पिता हिपोक्रेटिस को कहा जाता है। और सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान की खोज हुई। उसके बाद में साइंटिस्टों ने देखा कि वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तो अलग अलग क्रियाएं हैं, बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है और फिजिक्स अलग है। अब जीव विज्ञान के बारे में यानी बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव संजीव अर्थात जीवधारियों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, सजीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने 1801 में, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने 1801 में किया था। ये दो साइंटिस्ट याद रख लेना, 1801 यानी लेमार्क और ट्रेविरेंस, लेमार्क और ट्रेविरेंस। अब अपने सामने आ गया है अरस्तु, अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु यानी अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जंतु विज्ञान की खोज की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ एनिमेलिया में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। इस कारण इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। पुस्तक का नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ एनिमेलिया, द स्टोरी ऑफ एनिमेलिया। और इनको इम्ब्रोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इम्ब्रोलॉजी आपको याद नहीं रहे तो इम्ब्रोलॉजी का मतलब है भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। इम्ब्रोलॉजी का जनक कहा जाता है, इम्ब्रोलॉजी का मतलब है भ्रूण विज्ञान। अब विज्ञान की 2 शाखा है, अभी आपको बताया था। एक शाखा जो जंतु विज्ञान है उसकी खोज अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने की थी। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, उसके अंदर जंतुओं का अध्ययन होता है। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, इसके अंदर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और इसकी खोज थियोफ्रेस्टिस ने की थी। इस कारण थियोफ्रेस्टिस को बॉटनी का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टिस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को। अब बात कर लेते हैं थियोफ्रेस्टिस के बारे में। थियोफ्रेस्टिस अरस्तु के एक छात्र थे और इनको वनस्पति का जनक कहा जाता है। अरस्तु के एक छात्र थे थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में 500 वनस्पतियों का वर्णन किया है। इस कारण इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। प्लांट इम्ब्रोलॉजी किसी चीज़ को देखना और पहचानना, जैसे अपने पेन को देखते हैं तो ये पेन है और ये पौधे को देखते हैं तो ये पौधा है, ये पहचानने की खोज भी थियोफ्रेस्टिस ने की थी। संजीव समय की प्रकृति बनाने वाले, समय विकसित होने वाले, समय विनिमय करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं। समय विकसित होने वाले, समय विनिमय करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। अगली स्लाइड में देख लेते हैं सजीवों के गुण। सजीवों के गुण निम्नलिखित है। सजीवों के गुण निम्नलिखित है। इन गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। तो पहला गुण है इसके अंदर कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। दूसरा गुण है उपापचय यानी अपचयन और उपचयन की क्रिया, अपचयन और उपचयन की क्रिया। तीसरा है वृद्धि, चौथा है प्रजनन,
पांचवा है चेतना। पांचवा क्या है? अपना चेतना। इसके कारण ये गुण है, इसके कारण हमें पता चलता है कि निर्जीव क्या है और सजीव क्या है। अगर ये गुण नहीं पता चलते तो हमें पता नहीं चलता कि क्या निर्जीव है और क्या सजीव है। अब द्विवीय नाम पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक के अंदर भी जीवों के नामकरण की द्विवीय नाम पद्धति, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्वितीय जगत सिद्धांत से होती है। द्वितीय जगत सिद्धांत से होती है। इन्होंने जीवों को जंतु और पादप जगत में बांटा और इसलिए लीनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये याद रख लेना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस को ही कहा जाता है। 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्वितीय नाम पद्धति को प्रचलित किया। याद रख लेना 1753 याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा, इसके अनुसार जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है वंश नाम, दूसरा है जाति नाम। ये 2 नाम याद रख लेना, पहला है वंश नाम और दूसरा है जाति नाम। इसके उदाहरण का एक उदाहरण दे दिया है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। होमो आपको पता है वंश नाम है और सेपियंस जाति नाम है। ये दोनों आपको इस उदाहरण से पता चल गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अपने द्वितीय नाम पद्धति। जैन समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकरण करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। द्वितीय नाम पद्धति आधुनिक विज्ञान में मान्यता विटेकर को है। R.H. विटेकर नाम याद रख लेना। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को दी जा चुकी है। इन्होंने जीवों को जगत नाम 5 बड़े वर्गों में बांटा है, 5 बड़े वर्गों में बांट दिया। 5 वर्ग जगत कौन से थे? ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 नाम याद रख लेना, पूछ लिया जाता है। R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत नाम पद्धति जो है उसका नाम कौन कौन से हैं, तो याद रख लेना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई। मोनेरा के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्र होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें कुछ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये टॉपिक आप याद कर लेना क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आने के कारण अब मोनेरा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। कुछ में पोषक के स्तर पर स्वपोषी रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी मर्तजीवी परजीवी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये इसके उदाहरण हैं। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण हैं। प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी यह बहुकोशिकीय भी होते हैं। यथाकल्प यह समुद्री घास प्रोटिस्टा जगत, पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। पादप जगत और कवक जगत के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए फ्लैजिला नामक एक संरचना भी पाई जाती है।
फ्लैजिला नामक एक संरचना भी पाई जाती है। ये छोटे छोटे नाम हैं, ये आपको याद करने हैं, ये याद हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये अजीब से नाम हैं, याद क्यों नहीं होते, या आप इसको हिंदी में बताओ तो ये हिंदी में ही है, इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे थे अपने। प्रोटिस्टा कुछ समय कोशिका भित्ति, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय शैवाल डायटम प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पेरामीशियम याद रख लेना, कैरोलेरेला, इमीबा आदि इसके उदाहरण हैं, यानी इसके सदस्य हैं। अगली बात कर लेते हैं कवक के बारे में। यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यह विषमपोषी होते हैं जो पोषक के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन के लिए एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अब कवक, इन कवकों में काइटिन नामक एक जटिल श्रृंखला बनी हुई कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित होती है, पाई जाती है। उदाहरण के लिए पेसिलिनियम, मेसुरम आदि इसके उदाहरण हैं। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज के दौरान की थी। पादप के बारे में बात कर लेते हैं। यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का एक समूह है। यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा समय का भोजन समय ही बनाते हैं। अतः कैरोलस लिनियस का आपने ये द्विनाम पद्धति देखा था, उससे ही इनके दो 5 किंगडम में जो प्रोटिस्टा और एलिमेनिया है, प्रोटिस्टा और मोनेरा है, ये दोनों मिलते हैं। अब आप इनमें देख लेते हैं क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं। इनका शरीर ऊतकों के अंगों से निर्मित होता है। जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। जंतु आपको पता ही होगा, यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, विषमपोषी प्राणी का वर्ग है जो कोशिकीय भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। थैंक यू। अब तक आपने ये वीडियो देखा, इसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि बायोलॉजी का संपूर्ण इंट्रोडक्शन हो गया है और इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।